गुड मॉर्निंग बच्चों, केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल हेलो स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, और ये आज का हमारा लेक्चर होगा, चौथा लेक्चर। और इसमें देखिए आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, और वो बोर्ड और कंपटीशन की दृष्टि से हमेशा इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज इस सेल के जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी इसके पॉइंट है, किस प्रकार से इसके क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन सारे डिस्कशन करेंगे, और वो भी अपन कॉन्सेप्ट से बिना रटे हुए लॉजिकली समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि हमारे एक्चुअली जो सेल है वो क्या होते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे सेल है, अपन जो विद्युत रसायन में दो प्रकार के सेलों का अध्ययन करेंगे, गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल। तो आज अपन पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में अध्ययन अपन करेंगे। तो देखिए, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है और इसी प्रकार का डायग्राम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम अपन गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन देखते हैं कि सर वास्तव में जो हमारा सेल है, कौन सा सेल में किस प्रकार की क्रियाविधि संपन्न होती है, या कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। और अपन ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो ब्रह्मांड की, अपन ने देखा था कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, कभी भी नष्ट नहीं होती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार बदलती है वो भी अभी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, पहले अपन इसकी बात करेंगे परिभाषा की, डेफिनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, कि वास्तव में जो गैल्वेनिक सेल या जो हमारा वोल्टिक सेल है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो रासायनिक ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इसकी परिभाषा अपन कैसे देंगे कि ऐसी युक्ति या ऐसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे, गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल कहलाता है। तो आप देखते हैं कि एक रूप ऊर्जा का दूसरे रूप में बदल रहा है। तो ये तो हमारी सिंपल से इसकी डेफिनेशन थी। जबकि आप देखेंगे कि विद्युत अपघटनी सेल में इसका उल्टा होता है, विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। अब देखिए, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो अपन देखेंगे इसकी बनावट। बनावट बोले तो स्ट्रक्चर, कि ये किस प्रकार इसका जो निर्माण होता है, या इसकी आधारशिला अपन किस प्रकार रखी। तो ध्यान से समझिएगा, ये बोर्ड में एडजेक्टिव डायग्राम पूछा जाता है कि इसका आप सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए, अपने सर्वप्रथम दो पात्र लिए, पहला पात्र आप देख सकते हैं ये पात्र है, और दूसरा पात्र है ये पात्र है। इनको अपन क्या बोलेंगे, अर्धशैल पात्र। क्या बोलेंगे, अर्धशैल पात्र के नाम से जाना जाता है। पहले वाले पात्र में जिंक की छड़ रखता हूं, आप देख पा रहे हैं ये जो छड़ है ये किसकी है, ये जिंक की छड़ है। और दूसरे वाले पात्र में कॉपर की छड़ रखेंगे अपन यहाँ पे। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को, यानी कि जो अपन छड़ है, इनको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इलेक्ट्रोड क्या होती है, ये धातु की छड़ होती है जिनपे ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होती है। वो डिपेंड करता है कि किस पे ऑक्सीकरण होगा, किस पे अपचयन होगा, वो अपन धातु की सक्रियता के आधार पर बताते हैं, वो अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। तो समझिएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, इनको एक चालक तार के माध्यम से मैंने बाह्य परिपथ को पूरा कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि ये कौन सा है, ये आउटर सर्किट है, बाह्य परिपथ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के विलयन में रखा है मैंने, कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दिया है। और आप यहाँ पे देखिएगा कि एक यू आकार की नलिका आपको दिखाई दे रही है, यू आकार की नलिका, जो आंतरिक परिपथ को पूरा करने के लिए काम में आती है। और ये दोनों विद्युत अपघटनी की उदासीनता बनाए रखने के लिए भी काम में आती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लवण सेतु के नाम से जाना जाता है, सॉल्ट ब्रिज के नाम से इसको अपन जानते हैं। और इसमें देखिए, लवण सेतु क्यों बोला है, क्योंकि इसमें दुर्बल विद्युत अपघटे भरे जाते हैं।
और इसके कार्य अपन बाद में देखेंगे कि वास्तव में जो यूं आकार की नलिका है ये दोनों सेलों को जोड़ने के लिए क्यों लगाई गई है, इसके कार्य क्या है या किस प्रकार ये कार्य करती है, तो ये पॉइंट अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जो इसका ऋण टर्मिनल है उसको एनोड या अपन ये भी बोल सकते हैं कि एनोड को ऋण टर्मिनल से जोड़ा गया है और कैथोड को धन्य टर्मिनल से जोड़ा गया है। और यहाँ पे जो एनोड है वो ऋणावेशित है और एनोड पे अपन जानते हैं हमेशा ही क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। चाहे कोई भी सेल हो, एनोड पे बच्चों हमेशा याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर गैल्वेनिक या विद्युत अपघटनी सेलों में एनोड पे क्या होता है। तो एनोड पे हमेशा चाहे कोई सा भी सेल हो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और अपन जानते हैं ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का त्यागना क्या है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और यहाँ पे देखिए जो धन्य टर्मिनल है वो अपन यानी कॉपर इलेक्ट्रोड को धन्य टर्मिनल से जोड़ा गया है जो धनावेशित है, और यहाँ पे क्या होगा, अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और आगे देखिए मैं यहाँ पे बनावट में आप देख चुके हैं कि सर जैसे ही आपको क्या पता चला, बच्चों का ये डाउट होता है कि आपको क्या पता चला कि कौन से इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कार्य करेगी और कौन सी इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति कार्य करेगी। यहाँ पे हमें सिलेक्शन चयन करने में बड़ी समस्या होती है कि अपन किसको एनोड माने और किसको अपन कैथोड माने। तो इसका एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप यूं समझिएगा, आप यूं समझिए कि अपन आगे चल के विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से इसको जाना जाता है, ECS। इसमें क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे विद्युत रासायनिक श्रेणी में यहाँ पे हमारे पास दो धातु आ चुकी है, हमें ये चयन करने में समस्या होगी कि किसको अपन एनोड मान ले किसको कैथोड मान ले, हो जाती है समस्या। लेकिन देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किसी भी धातु को आप उसके विलीन में रख दीजिए। देखिए जिंक को मैंने जिंक सल्फेट के विलीन में रख दिया और कॉपर धातु को मैंने कॉपर सल्फेट के विलीन में रख दिया, और धातु का कार्य होता है इलेक्ट्रॉन्स का त्यागना। हमेशा याद रखिए धातु का कार्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। अब हमें पता नहीं कि कौन सी धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, ये भी त्याग सकती है ये भी त्याग सकती है, तो वो अपन डिसाइड करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार। तो देखिए दोनों धातुओं में जो ऊपर की तरफ आती है, मैं लिखता हूं इसको पहचानने का तरीका कि ऊपर की तरफ विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर की तरफ आए या अपन क्या बोलते या जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान, इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या हो, विभव का मान है दूसरी धातु की तुलना में क्या हो, अधिक हो, तो वो किसकी भांति कार्य करेगी, सिंपल सी बात है वो बच्चों एनोड की भांति कार्य करती है। और यहाँ पे देखिए जिंक और कॉपर में जिंक धातु ऊपर आती है और इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान कॉपर की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमें पता चल चुका है कि जो हमारी जिंक है वो एनोड की भांति कार्य करेगी। और जो एनोड पे अपन जानते हैं कौन सी प्रक्रिया संपन्न होगी, एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, और ऑक्सीकरण का मतलब अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन का त्यागना। तो एक के बारे में हमें पता चल चुका है तो दूसरे के बारे में हमें अपने आप ही स्वतः ही पता चल गया है। लेकिन देखिए इसको भी आप पहचान सकते हैं कि यदि जो नीचे की तरफ है इसका आप उल्टा कर दीजिए कि नीचे की तरफ आए, विद्युत रासायनी में नीचे की तरफ आए, या क्या बोल सकते हैं कि जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो, विभव का मान दूसरे की तुलना में क्या हो, कम हो, तो वो किसकी भांति कार्य करेगी, वो कैथोड की भांति कार्य करती है। और आप देखिए कॉपर है वो जिंक से नीचे आती है और उसके इलेक्ट्रोड विभव का मान जिंक की तुलना में क्या है, कम में होता है। तो यहाँ पे कॉपर जो हमारी इलेक्ट्रोड है वह कैथोड की भांति कार्य करेगी, और कैथोड पे हमेशा ही रिडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। रिडक्शन बोले तो अपचयन। तो ये आप कॉन्सेप्ट आसानी से लगा के
किसी भी धातु को पहचान सकते हैं। तो ये तो हमें पता चल चुका है। सबसे ज्यादा बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो यहीं पे आती है, तो मैंने आपको इसको सिंपली बता दिया। अब देखिए, मैं इसके बाद में बात करूंगा कि सर इसकी क्रियाविधि बताइए, यह सेल किस प्रकार कार्य करता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पोस्ट। हाँ देखिए, अब इसके बाद में जो हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा वो बच्चों पॉइंट रहेगा इसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म, कि सर ये किस प्रकार कार्य करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे बात करूंगा इसकी क्रियाविधि की। तो तीसरा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ सेल, सेल की क्रियाविधि किस प्रकार ये कार्य करता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होगी और जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होगी, तो हमें ये तो पता चल चुका है कि इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण होके ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अपन जानते हैं कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण हुआ, तो ये जो जिंक आयन है वो तो इसके विलीन में चले गए और जो इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं वो इलेक्ट्रोड की सहायता से कैथोड की तरफ गति करेंगे। अब देखिए, हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ पे तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, मतलब इसके द्वारा त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, ये कॉपर प्लस आयन ग्रहण करेगा। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी तो यहाँ पे अपचयन की प्रक्रिया अपने आप ही संपन्न हो जाएगी। तो देखिए, जो कॉपर प्लस ये कॉपर सल्फेट है, ये क्या होता है, ये किस में टूटता है, ये कॉपर +2 में टूटता है और यहाँ पे सल्फेट -2 में टूटता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करके एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये जो कॉपर आयन है इसको ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉनों को और यहाँ पे कॉपर के रूप में जमा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे अपचयन होगा। अब आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे जो आयन है ये आयन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, धनावेश की मात्रा इस विलयन में बढ़ती जाएगी। इस विलयन में धनावेश की मात्रा कभी भी नहीं बढ़ती है, ये हमेशा उदासीन रहेगा। उदासीन बोले तो यहाँ पे जो सल्फेट इसने त्यागा है, देखिए कॉपर सल्फेट था, इसमें देखिए कॉपर +2, ये कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यहाँ पे सॉलिड के रूप में इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाता है। तो धीरे धीरे इस इलेक्ट्रोड की जो मोटाई है वो क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है और इस इलेक्ट्रोड की जो मोटाई है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे सल्फेट आयन बच चुका है और ये सल्फेट आयन इस लवण सेतु की सहायता से यहाँ पे आता है और यहाँ पे जिंक +2 आयन मिलता है इसको और जिंक +2 के साथ क्रिया करके ये क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है। अर्थात जिंक सल्फेट विलीन की मात्रा समय के साथ साथ बढ़ती जाती है और कॉपर सल्फेट की मात्रा समय के साथ साथ घटती जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए, मैं लिखता हूं कि पहले दारा का परवा कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि दारा का परवा किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। तो दारा का परवा हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन तो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का परवा आप वो भी देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का परवा तो कहां से कहां तक होता है, वो तो होता है एनोड टू कैथोड। जबकि इसका आप उल्टा कर दीजिए तो वो धारा का फ्लो में पता लग जाएगा। यानी कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि कैथोड टू एनोड, तो हमें यहां से पता चल चुका है। अब देखिए, यहाँ पे जो नोट में पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे जिंक सल्फेट की मात्रा बढ़ती जाती है, यानी कि जिंक
पहले पात्र में जिंक सल्फेट की जो मात्रा है, विलेन की मात्रा वो बढ़ती जाती है और कॉपर सल्फेट की जो मात्रा है वो घटती जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो तीसरा पॉइंट हमारा नोट का रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे कैथोड इलेक्ट्रोड यानी कि मोटी होती जाती है, जबकि यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड का शरण यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड पतली होती जाती है। तो मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे जो कॉपर की इलेक्ट्रोड है, कॉपर यानी कि जो मेटल है, कॉपर इलेक्ट्रोड की मोटाई, इलेक्ट्रोड की मोटाई बढ़ती जाती है और यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड की मोटाई घटती जाती है। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बेसिकली एनसीईआरटी की जो बुक है, राजस्थान बोर्ड की बुक, उसमें बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको ये पता लग चुका है कि सर जो सेल है, यहाँ पे गैल्वेनिक सेल है, तो ये देखिए इसका आधार क्या है, इसका रेडॉक्स आधार है, क्योंकि आप देखिए प्रथम पात्र में ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न हो रही है और जो द्वितीय पात्र में है वो अपचयन अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो हमें पता लग चुका है कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया का आधार है। और रेडॉक्स अभिक्रिया अपन पढ़ते आ रहे हैं क्या होती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ संपन्न होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो नोट में मैं लिख देता हूं, यहां पे आप देखेंगे कि नोट में क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, विद्युत रसायन यह रेडॉक्स प्रक्रम पर आधारित है, रेडॉक्स प्रोसेस पर बेस है, प्रक्रम पर आधारित है। तो ये आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि देखिए इसके बाद में अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि यहाँ पे जो सेल का प्रदर्शन है, सेल का रिप्रेजेंटेशन, वो अपन कैसे लिखेंगे, कि सेल का प्रदर्शन अपन किस प्रकार करते हैं। तो वो पॉइंट देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम में अलग से पार्टीशन का क्वेश्चन आता है कि सेल का प्रदर्शन भी कीजिए, तो ध्यान से समझेंगे इसको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, तो देखिएगा जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो हो जाएगा सेल का प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। देखिए पहले मैं इसका प्रदर्शन कर देता हूं, उसके बाद में आपको बताएंगे कि किस प्रकार इसकी थ्योरी बनती है। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, आप जिंक यानी कि जो पहला अर्ध सेल है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल को लिखिए, यानी कि जिंक की इलेक्ट्रोड, और ये किस रूप में है, ये सॉलिड रूप में है। तो कोष्टक में आप सॉलिड लगा दीजिए, ठोस लगा दीजिए। उसके बाद में एक डंडा लगाएंगे और ये देखिए जो जिंक इलेक्ट्रोड है, ये जिंक आयन अपने उसके विलेन में, जिंक सल्फेट के विलेन में जिंक आयन चलेगी। तो उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे कि ये जिंक सल्फेट है, ये जिंक आयन में चलेगी। यहाँ पे आप देखिएगा ये किस रूप में है, ये एक्वस, ये जलीय रूप में होते हैं। और यहाँ पे इसकी सांद्रता लिख देंगे, कंसंट्रेशन। ये देखिए इसकी कंसंट्रेशन में लिख देता हूँ सांद्रता, सांद्रता आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो एक्वस आयनों की सांद्रता है वो भी आप इसके साथ ही लिखेंगे। इसके बाद में अपन दो डंडा लगाएंगे। ये जो दो आपको सीधी खड़ी रेखा दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये लवण सेतु को बताती है, ये लवण सेतु को रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि यहाँ पे सेल के प्रदर्शन में अपन दो खड़ी रेखाओं को अपन क्या बोलते हैं, तो इनको लवण सेतु के नाम से जानते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो कॉपर आयन है, यहाँ पे देखिए कॉपर आयन, ये कॉपर आयन अपन लिखेंगे और ये किस रूप में है, ये एक्वस रूप में है।
और यहाँ पे इसकी सांद्रता लिख देंगे, कंसंट्रेशन सांद्रता इसकी, यानी जो विलीन की सांद्रता है वो लिख देंगे। और आगे देखिएगा आप, यहाँ पे देखिए कॉपर आयन है उसकी अपन सांद्रता लिख देंगे, और वो देखिए किस रूप में है, वो एक्वस फॉर्म में है। और उसके बाद में ये जो कॉपर आयन ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ये एनोड से आए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये कॉपर इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाता है, यानी कि कॉपर किस में चला गया, सॉलिड फॉर्म में चला गया, यानी कि ये मेटल रूप में चला गया। आप इसको देखिए, पहले अपन ने किसको लिखा है, पहले एनोड अर्ध सेल को लिखा है, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, और यहाँ पे ये क्या है, ये अपन ने कैथोड को लिख दिया है। ये एनोड को अपन पहले लिखा है और कैथोड को अपन ने बाद में लिखा है। तो आप क्या लिखेंगे कि पहले अपन एनोड अर्धविक्रिया को लिखते हैं, तत्पश्चात कैथोड अर्धविक्रिया को लिखते हैं। यहाँ पे एनोड में पहले धातु को लिखेंगे और उसके बाद में धातु आयनों को लिखेंगे और सांद्रता इसके कोष्टक में लिख देंगे, और उसके बाद में लवण सेतु को दो खड़ी रेखाओं की सहायता से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद में अपन कैथोड अर्धविक्रिया को अपन पहले उसके आयनों को लिखेंगे। यहाँ पे देखिए पहले धातु उसके बाद में आयन है, जबकि इसमें क्या है, पहले आयन है और वो जलीय अवस्था में, और यहाँ पे उसके बाद में धातु बनी। अब इसका एक और तरीका है, वो आप और देख सकते हैं कि ये ऐसे भी कई बार एग्जाम में लिखा हुआ होता है कि यहाँ पे ये जिंक सल्फेट है, क्योंकि अपन देख सकते हैं कि जिंक सल्फेट बन चुका था, और ये किस रूप में है, ये आप देखिए एक्वस रूप में है। उसके बाद में दो ये लवण सेतु को दिखा रहा है, और यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है ये किस रूप में है, ये एक्वस में, और उसके बाद में यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉपर, और ये किस रूप में है, ये सॉलिड रूप में। तो इस प्रकार का प्रदर्शन भी हमें देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट में अपन बात करते हैं कि यहाँ पे जो लवण सेतु है उसका कार्य आप देखिएगा, लास्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु के कार्य। तो पहला पॉइंट आप देखिएगा इसका, ये देखिए यहाँ पे जिंक आयन आया था, और यहाँ पे क्या इससे प्राप्त हुआ था, सल्फेट प्राप्त हुआ था। तो ये सल्फेट इस लवण सेतु के माध्यम से इस साइड में आता है, और जिंक सल्फेट यानी कि जिंक आयन के साथ सल्फेट मिलके जिंक सल्फेट बनाता है। मतलब दोनों पात्रों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। तो लिख देना कि विद्युत उदासीनता, विद्युत इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। और दूसरा पॉइंट देखिएगा आप कि ये आंतरिक परिपथ को पूरा करता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि आंतरिक परिपथ को पूरा करता है, और आप इसको ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। वो देखिए क्या है कि बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जबकि इस आंतरिक परिपथ में आयन गति करते हैं। तो मैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखता हूँ कि लवण सेतु की सहायता से, इसकी सहायता से आयन गति करते हैं, इसकी सहायता से आयन बोले तो धनायन भी हो सकते हैं और ऋणायन भी हो सकते हैं। ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है। और लवण सेतु को आप देख ही चुके हैं कि दो लाइनों, आपको देखिए ये जो दो लाइन अपन ने लिखी है, ये इसका प्रदर्शन का तरीका है। और इसमें दुर्बल विद्युत अपघट्य अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट भरे जाते हैं, जो आयनों को उदासीन करने में काम में आते हैं। तो ये आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था।
और आगे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, और साथ ही अपन देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये आसानी से समझ में आ चुका है, और मिलेंगे नई कक्षा में नई जुनून का जोश के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके।